हाईवे पर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद 2 और कारें आकर उसकी कार के पास रुकी। उनमें से 2 लड़के बाहर निकले और उसकी तरफ बढ़े। ऐश अपनी कार के बोनट पर लेटा हुआ था। उसकी पसंदीदा किताब उसके चेहरे पर रखी हुई थी। दोनों दोस्त उसके पास पहुंचे तो राहुल ने पूछा, क्या हुआ ऐश, तू कहाँ गायब हो गया था? ऐश ने धीरे से अपने चेहरे से किताब हटाई। जैसे ही दोनों दोस्तों की नजर उसके चेहरे और खून के दागों से सनी शर्ट पर पड़ी, वे हैरान रह गए। ऐश गुस्से से बोनट से नीचे उतरा और उन्हें घूरते हुए बोला, जो कहा था वो लेकर आए हो? राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तूने वादा किया था कि दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ऐश ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बकवास बंद करो, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में एक ही माँ काफी है, दूसरी की कोई जरूरत नहीं। मजबूर होकर राहुल ने अपनी जेब से एक सफेद पैकेट निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। ऐश ने पैकेट खोला, पहले एक लंबी सांस ली, फिर उसमें मौजूद पाउडर को अपने फोन कवर पर फैलाकर उसे सूंघने लगा। राज खामोशी से उसे देखता रहा, वह कर भी क्या सकता था। कुछ पल बाद ऐश ने पैकेट बंद किया और जेब में रख लिया। फिर ठंडी आवाज में बोला, मुझे एक लड़की को तबाह करना है। राज की आंखें फैल गईं। क्या बकवास कर रहा है? तू किसी लड़की को तबाह करना चाहता है? ऐश होश में तो है? ऐश की आंखें इस वक्त खून की तरह लाल थीं। वह एक झटके से आगे बढ़ा और राज का कॉलर पकड़ लिया। मैं अभी तक होश में हूँ। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। होश में तब नहीं था जब उसने मुझ पर हाथ उठाया था। होश में तब नहीं था जब उसने मेरी पसंदीदा शर्ट को अपने गंदे खून से खराब किया था। और होश में तब भी नहीं था जब उसने मुझे चैलेंज किया था। उसकी आंखों में जुनून उतर आया। मुझे उस लड़की को अपनी प्रॉपर्टी बनाना है, अपनी जागीर बनाना है। मुझे उसे कंट्रोल करना है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे इशारों पर चले, और ऐसा तभी होगा जब वह मेरी कैद में होगी। राहुल ने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे राज से दूर करते हुए कहा, रिलैक्स ऐश, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी तक तू मौत का दर्द महसूस करना चाहता था। अचानक तेरी लाइफ में लड़की कहाँ से आ गई? ऐश ने इस बार राहुल का कॉलर पकड़ लिया। मेरी जिंदगी के चैप्टर में क्या है और क्या नहीं, ये समझाना मैं जरूरी नहीं समझता। साथ देना है तो दो, वरना दफा हो जाओ। राहुल ने हार मानते हुए गहरी सांस ली। तू जानता है हम तेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। बताओ करना क्या है? ऐश ने अपनी खून से सनी शर्ट को देखते हुए कहा, उठवाना नहीं है, बस जो कह रहा हूँ उसकी तैयारी करो। इसके बाद उसने अपने दिमाग में तैयार किया हुआ पूरा गेम प्लान राहुल और राज को बताया। उसकी बातें सुनकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। राज ने हैरानी से उसे झकझोरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। अगर अंकल को पता चल गया ना तो वो तुम्हारा मर्डर कर देंगे। ऐश ने बड़े आराम से उसके कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स, तुम्हारे अंकल को मेरे फैसले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह हल्का सा मुस्कुराया। उन्हें अपना बेटा जिंदा चाहिए। अगर उन्होंने मेरे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उनके सामने सुसाइड कर लूंगा। राहुल ने गुस्से से उसे घूरा। साले कमीने, अब तू अपने बाप को भी ब्लैकमेल करने लगा? तू अंकल के साथ गेम खेल रहा है। ऐश ने कार से शराब की बोतल निकाली और एक घूंट लेते हुए कहा, तुझे क्या लगता है तेरे अंकल जवानी में शरीफ रहे होंगे? जवानी सबकी रंगीन होती है, किसी की दिख जाती है, किसी की छिपी रहती है। उसने एक और घूंट लिया। मैं उनके साथ गेम नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा हूँ। मेरी लाइफ मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसे बर्बाद करूं या आबाद, ये किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। वह मुस्कुराया। और ऐश रायचंद के उसूलों में से एक उसूल ये है कि जो मेरे हिसाब से नहीं होता, मैं उसे किसी और के हिसाब से भी नहीं होने देता। राज ने सिर पकड़ लिया। ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो तुम करने जा रहे हो उससे अंकल की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। ऐश ने आसमान की तरफ देखते हुए शराब का एक लंबा घूंट भरा। वैसे भी रेपुटेशन का अचार थोड़ी डालना है। फिर वह मुस्कुराया। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग बहुत बदसूरत हैं, क्योंकि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले वे खुद को देखना भूल जाते हैं। राहुल ने आखिरकार हार मान ली। तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐश ने उसके कंधे पर हाथ मारा। गुड, अच्छा ऑप्शन चुना है, बेस्ट ऑफ लक।
इतना कहकर वह अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। रात का वक्त, हीरा मंडी महफिल दूर से किसी चमकते सितारे की तरह जगमगा रही थी। इतनी खूबसूरत कि देखने वाला बस देखता रह जाए। आज फिर महफिल सजी हुई थी। कहीं शराब के जाम छलक रहे थे, कहीं सिगरेट और सिगार का धुआं उठ रहा था और कहीं मर्द लड़कियों की संगत में अपनी रातें रंगीन बना रहे थे। मल्लिका ने एरा की जख्मी कलाइयों को देखा तो हैरान होकर पूछा, एरा, यह चोट कैसे लगी? एरा अपनी काली चूड़ियां पहनते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे चोट सिर्फ मर्द पहुंचा सकते हैं और आज भी एक मर्द ने ही पहुंचाई है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। बस फर्क इतना है कि आज बाहरी चोट के साथ अंदर की चोट भी गहरी है। आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि वह मुझे खरीदेगा, मेरा सौदा करेगा। मल्लिका ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। इन जख्मी हाथों में चूड़ियां क्यों पहन रही हो? आज तुम्हारी जगह डॉली महफिल सजा लेगी। एरा हंस पड़ी। मल्लिका, आप भूल गई? कल एक जानवर ने मर्द की शक्ल में अपनी दरिंदगी डॉली पर दिखाई थी। बेचारी ठीक से चल भी नहीं पा रही, फिर भी आपके साथ बाजार गई ताकि खुद को संवार सके। जो खुद खड़ी नहीं हो पा रही, वह महफिल क्या सजाएगी? मल्लिका ने गहरी सांस ली। ये तुम्हारी समस्या नहीं है। एरा मुस्कुराई। उफ, आपकी यही बेरहमी देखकर मुझे आपसे बड़ा प्यार आता है। मल्लिका ने उसे घूरा तो एरा हंस पड़ी। उफ, ये कातिलाना नजरें, काश मैं मर्द होती तो जरूर आपके साथ एक रात बैठकर बातें करती। लेकिन अफसोस, ना आप मर्द हैं न मैं। मल्लिका ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो वरना थप्पड़ पड़ेगा। एरा फिर हंस पड़ी। कुछ देर बाद उसकी हंसी फीकी हो गई। इंसाफ, उसने धीरे से कहा। हाय मल्लिका, ये लफ्ज बहुत चुभता है। फिर उसने आईने में खुद को देखा। मेरी फिक्र छोड़ दीजिए, मुझे किसी की आदत नहीं है। चलिए आज महफिल को ऐसे सजाते हैं कि मर्द अपना दिल निकालकर हमारे कदमों में रख दें। वह मुस्कुराई। सुना है आज बहुत बड़े बड़े नामी लोग आए हैं। ये नामी और इज्जतदार लोग भी अजीब होते हैं। घर पर बीवियां इंतजार करती हैं और ये यहाँ रंगीनियां तलाशने आते हैं। उसने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मर्दों को देखकर मुझे उनकी बीवियों पर तरस आता है और खुद पर घमंड। कुछ तो खास होगा हम में जो अपनी बीवियों को छोड़ हमारे पास आते हैं। उसी वक्त डॉली अंदर आई। एरा, महफिल तैयार है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। एरा मुस्कुराई। तो चलिए महफिल को रंगीन बनाते हैं, क्या पता आज कोई मर्द हमें भी मिल जाए। वह जाने लगी तो मल्लिका ने उसकी जख्मी कलाई पकड़ ली। एरा, इतना नीचे मत गिरो कि वापस उठना चाहो तो उठ न सको। तुम्हें एक इज्जतदार और वफादार मर्द की तलाश है, लेकिन ऐसा मर्द कभी किसी तवायफ को नहीं अपनाएगा। एरा कुछ पल खामोश रही, फिर उसने अपने ऊपर इत्र छिड़कते हुए कहा, अजीब बात है ना मल्लिका, एक इज्जतदार मर्द एक आम लड़की को तवायफ बना सकता है, लेकिन वही मर्द किसी तवायफ को फिर से आम लड़की नहीं बना सकता। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसा मर्द है ही नहीं। फिर वह मुस्कुराई। और रही मेरी तलाश, तो मैं किसी वफादार या इज्जतदार मर्द को नहीं ढूंढ रही। उसकी आवाज अचानक बदल गई। मैं एक सिरफिरा मर्द तलाश रही हूँ जो मेरे जुनून में अंधा होकर पूरी दुनिया को आग लगा सके, जो मेरे साथ गलत करने वाले हर इंसान का नामो निशान मिटा सके। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। और अगर ऐसा मर्द नहीं मिला तो मौत तक यहीं रहूंगी, इसी जगह। इतना कहकर वह चली गई। मल्लिका उसे जाते हुए देखती रह गई। जारी है। मैं